बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आज से हम बेसल इक्वेशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है इसको हम बेसल इक्वेशन कहते हैं। अगर आप इस पर गौर करें कि इसमें डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, सिंगल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और ऐसा भी फंक्शन है जिसका कोई डेरिवेटिव नहीं है। बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसकी मदद के साथ हम लोग ऐसे सिस्टम जिसके अंदर हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, सब हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, जिसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल की रिफ्लेक्शंस वगैरह है, इन तमाम मसाइल को, इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, उन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए ये बेसल इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कितने लेवल तक हमने जाना है, तो ये इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है n, ये जो है ये n स्क्वायर जो है, ये बेसिकली कि कहाँ तक आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, किस नंबर तक जाना चाहते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है। इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग बेसिकली ये एक नीचे हम सीरीज़ डेवलप करते हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि ये y इज़ इक्वल टू समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज़ टू n ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो क्या है कि y इज़ इक्वल टू, पहले r की जगह पर हम ज़ीरो लिखेंगे, इस तरह 1 2 3 आगे प्लस होता जाएगा m में। y इज़ इक्वल टू ए नाट एक्स की पावर m प्लस ए वन एक्स की पावर m प्लस वन, ए टू एक्स की पावर m प्लस टू, यूँ सो ऑन ये चलता जाएगा। हम इसको यूज़ करते हुए ये जो रिलेशन है y इज़ इक्वल टू समेशन r इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड गोज़ टू n ए आर एक्स की पावर m प्लस आर, इससे हम y का सिंगल डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव मालूम करेंगे और फिर इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, सारे करने की चीज़ों का मकसद क्या है कि बेसिकली हमने ये जो एक सीरीज़ डेवलप कर ली है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं कि एक नाट ए वन ए टू ए थ्री, हम इनकी वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं और वो हम इस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। जब हमने इसको इस चीज़ में सब्स्टिट्यूट किया तो माय डियर देखें कि हमने ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये है, सिंगल डेरिवेटिव ये है। इसके बाद मैं ज़रा इसको ये देखिए, अब हमने इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देती हैं। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये है और इसको यहाँ पर पुट कर दिया। ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है प्लस एक्स और ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है आगे एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये आपके पास y की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ये पूरी जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गई है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो ग्रुप बन जाते हैं, यानी कि दो अलग-अलग टर्म्स हो गई हैं। एक टर्म वो होता है जिसमें आप देखते हैं कि m प्लस आर है और दूसरे में x की पावर m प्लस आर प्लस टू है। इसमें x की पावर m प्लस आर है पहली टर्म में और दूसरी टर्म में m प्लस आर प्लस टू है। इस तरह ये दोनों टर्म्स कभी भी इस तरह नहीं हो सकती कि x की पावर सेम हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए x के जितने भी है, पिछले में आपने देखा कि ए नाट की वैल्यू चाहिए। अगर हम इसमें r की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर तो ए नाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की पावर m भी हो जाएगी, लेकिन इसमें हम x की पावर m प्लस टू रहेगा अगर हम r की जगह पर ज़ीरो पुट करते हैं। लिहाजा इस इशू को हैंडल करने के लिए हम ये पहला हिस्सा जो है इसका ले लेते हैं ताकि हमें x की पावर m वाला कोएफिशिएंट मिल जाए। क्योंकि जब हम r की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे ये ए नाट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और x की पावर m हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आते हैं तो हमारे पास ए नाट x की पावर m प्लस टू था। ये टर्म सेकंड टर्म को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें वो ज़रूरत के मुताबिक
एक्स की पावर m वाला कोफिशिएंट नहीं मिलता, इसमें m+2 रहता है, लिहाजा इसमें x की पावर m आ जाता है। इसको हम बराबर ज़ीरो कर लेते हैं कि ये हिस्सा, चूँकि दो टर्म्स हैं दोनों अलग-अलग, ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा या तो ये इसका अपोजिट होती तब ज़ीरो हो सकता है, अगर ये तो मुमकिन ही नहीं है, चूँकि अगर हमने देखा कि उससे हमेशा दो का उसका डिफरेंस रहता है, लिहाजा ये टर्म अपनी जगह पर ज़ीरो है, ये सेकंड टर्म अपनी जगह पर ज़ीरो है। अब हम पहली टर्म को ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू दिस। जब हमने r इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास a0 m+0 इसका स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर फिर एक मामला है कि देखिए दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक चीज़ a0 है और दूसरी टर्म m+ ये आपके पास n, ये चीज़ आपके पास दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। क्या है, या तो ये दोनों ज़ीरो हैं मल्टीप्लाई होने वाली हैं, या दोनों में से एक टर्म ज़ीरो है, दूसरे को मल्टीप्लाई होने के बाद वो ज़ीरो कर देती है। यहाँ पर माय डियर अगर हम a0 को ज़ीरो कर देते हैं तो पहले आगे जाके हम देखेंगे कि ये सारी की सारी सीरीज़ ही ज़ीरो हो जाएगी, लिहाजा इसको हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। हम a को ज़ीरो नहीं समझते, बल्कि दूसरी टर्म जो है उसको, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है इसको हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ये m स्क्वायर इज़ इक्वल टू, जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे ज़ीरो के, तो ये ज़ीरो की तरफ ले जाएंगे तो m स्क्वायर इज़ इक्वल टू n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने m का एक रिलेशन n के साथ बना दिया। क्या हो गया कि m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस n, चूँकि जब अंडर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर m का स्क्वायर है उसका अंडर रूट लेंगे, n का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। m इज़ इक्वल टू प्लस n एंड m इज़ इक्वल टू माइनस n आ जाएगा। यह इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने m और n का रिलेशन बना लिया। आगे जाकर अगर हम सीरीज़ को देखेंगे तो हम इसको दो तरह ही बनाएंगे, एक m के साथ और एक n के साथ इसको हल करेंगे। ये तो हमने a0 का डिसाइड कर लिया कि वो ज़ीरो नहीं है और m और n। अब अगर हम इसकी जगह पर 1 पुट करते हैं, r की जगह पर 1 पुट करेंगे तो फिर देखिए ये तो m+1 वाली टर्म को पूरा कर देगा, लेकिन ये m+3 हो जाएगा। लिहाजा हम फिर इस सूरत हाल में इसको पहली टर्म को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास जब 1 पुट करते हैं तो हमारे पास a1, ये m+1 इसका स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर हम फिर पहले की तरह कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a1 और दूसरी टर्म, या तो ये दोनों ज़ीरो हैं या दोनों में से एक ज़ीरो है। अब ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी टर्म ज़ीरो है। अगर हम ये m+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को ज़ीरो करते हैं तो ये पिछली कंडीशन जिसमें हमने ये m और n के रिलेशन बनाया था ये उसको बिल्कुल नेगेट कर देती है, उसके अपोजिट हो जाता है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये टर्म ज़ीरो नहीं है बल्कि a1 ज़ीरो है, a1 ज़ीरो है, दूसरी टर्म ज़ीरो नहीं है। लिहाजा ये डिसाइड हो गया कि a1 ज़ीरो है। इसके बाद अगर आप देखें अब a2 की बारी आती है। a2 के लिए हम ये रिलेशन पूरे को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये जो चीज़ आ जाएगी, अगर हम इसके कोएफिशिएंट ही लेना है तो इसको m+2 कर लो और इसको फिर ये m हो जाएगा। ये जो रिलेशन है इसमें आ जाइए। देखिए अगर मैं इसको r को ज़ीरो करता हूँ तो ये m+2 हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास m रह जाएगी और यहाँ पर a0 आ जाएगा, यहाँ पर भी a0 आ जाएगा। तो ये हम इस रिलेशन को इस तरह फिर एक बराबर लिख देते हैं। ये देखिए ये r+2 m+r+2 और n स्क्वायर माइनस ar इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ये इस रिलेशन को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास एक जनरल टर्म आ जाएगी कि a इसको दूसरी तरफ ले जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये नेगेटिव के साथ उसमें ये 1/m+r+2 माइनस n स्क्वायर साथ ar आ जाता है। अब ये हमारे पास एक ऐसा जनरल रिलेशन आ गया है जिसमें हम जो टर्म चाहें हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट करें हम a2 चाहिए तो a2 में r की जगह पर ज़ीरो पुट करो, r की जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि a2 इज़ इक्वल टू m
+2 आर की जगह पर 0 हो गया, माइनस n इंटू ए नाट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ए नाट को 0 कर लेते तो ये भी टर्म 0 होती जाती है, तो ख़त्म हो जाती। फिर R3 हम यहाँ पर r की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो A3 आ जाएगा। A3 इज इक्वल टू, ये देखिए, लेकिन A3 हम नहीं कर सकते क्योंकि A3 के लिए हमने A1, यहाँ पर r की जगह पर 1 आ जाएगा तो A1 आ जाएगा, तो A1 तो हमने पीछे कह दिया 0 है। तो लिहाजा जितनी भी आड टर्म्स हैं जिसमें A3 है, A5 है, A7 होगी, उसमें सब में आप देखेंगे कि चूंकि A1 की इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो यह वो चीज़ 0 हो जाती है। तो लिहाजा हम लोग जितनी भी उस सीरीज़ की जो ऊपर हमने डेवलप की है लास्ट पेज के ऊपर, अगर मैं उसको आपको ले जाऊं तो ये देखिए, ये इसमें आ जाते हैं, ये देखिए, तो ये सीरीज़, इसमें जितना भी है ये ए नाट वाली रह जाएगी, A1 वाली 0 हो जाएगी, A2 वाली बचेगी, A3 वाली फिर 0 हो जाएगी। यानी कि जो टर्म्स जिनके साथ 1, 3, 5, 7 आएगा वो सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, लिहाजा हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ये A4 जब R को 2 पुट करोगे इसमें, तो ये देखिए इस इक्वेशन में हम R2 पुट करते हैं तो R2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम R की जगह पर 2 पुट करेंगे। जब हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये m+4 माइनस n² इंटू ये चीज़ हमारे पास। अब ये देखिए, ये A2 की वैल्यू यहाँ पर A2 आएगा, जब हम R की जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी A2 आ जाएगा, लेकिन A2 की वैल्यू हमारे पास ये है, हम इसमें A2 की वैल्यू इसमें पुट करके तो ये चीज़ हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाती है। इस तरह हम लोग पूरी टर्म्स जो हैं उसमें फिर A4 पुट कर देंगे तो A6 आ जाएगा, A6 में आप ले मालूम कर सकते हैं। अब इन दो हमारे पास जब ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली तो अब कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हम लोग पिछली इक्वेशंस में पुट करना चाहते हैं कि A0 x की पावर m, ये वैल्यू हमारे पास A2 की आ गई, A2 इंटू एक्स की पावर m+2 आ गई। ये हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई। मैंने कहा पहले कि जितनी भी आड टर्म्स हैं वो सारी 0 हो जाएंगी, लिहाजा हम उनको छोड़ देंगे, वो 0 होती जाएंगी, ख़त्म हो। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो A6 की होगी, इसके बाद A8। ये हमारे पास एक पूरा रिलेशन डेवलप हो गया। अब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमने पहले कहा कि m इज़ इक्वल टू n भी हो सकता है और m इज़ इक्वल टू -n भी हो सकता है। तो इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में एक दफ़ा हम n की जगह पर +n पुट करके वैल्यूज़ को मालूम करेंगे, यहाँ पर m आ जाएगा, जब इसको n पुट करोगे तो ये n+1 हो जाएगा, इसको ये करोगे, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये 2, जब फिर ये पूरे में हमने m की जगह पर n पुट कर दिया, ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। फिर जब हम a की जगह पर m की जगह पर -n पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी सीरीज़ एक बन जाती है। इस तरह हम दो सीरीज़ बनेंगे, इसकी बनाएंगे। आगे जाकर आप देखेंगे कि हमने देखा कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास, जिसमें m की जगह पर n पुट करेंगे, हम उसका नाम रख देंगे jn। ये y जो है ये jn के बराबर है, jn, ये पूरी सीरीज़ जो है वो jn के बराबर हो जाएगी। और इसमें m की जगह पर n पुट किया तो क्या है, तो फिर हम उसकी जगह j-n हो जाएगा, ये इसको j-n कह देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर उसने आपको यही चीज़ आ गई। वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जो इस, क्योंकि ये उसका सोल्यूशन आ गया है। जब किसी इक्वेशन को हम हल करते हैं, फर्स्ट करें जो जिसमें y आता है, हमने यहाँ पर क्या y का डेरिवेटिव इसमें y के लिए हल करना था, तो y इज़ इक्वल टू समथिंग, तो वो y जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। y की दो वैल्यूज़, एक दफ़ा +n की शक्ल में हम निकाले। अब देखिए ये बात उसने यहाँ पर कर दी कि y इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस। ये सारी इक्वेशन जब हम उसमें पुट करते जाते हैं तो ये देखिए आगे आ जाइए, ये रिलेशन हमारे पास एक कंसाइज किस्म का रिलेशन, हम उसको इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये अगर चाहें तो इसमें
वैल्यूज़ को, आर की वैल्यूज़ को मुख्तलिफ पुट करके और एन ये हमारे पास चीज़ आ जाती है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर एक मसला है कि ये ए नाट वाली टर्म को भी अगर किसी तरह हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें, ये भी सम्मेशन के अंदर ही आ जाए, तो लोगों ने इसके लिए एक वैल्यू ये हिट एंड ट्रायल मेथड से डिसाइड की कि 2 की पावर n इंटू गैमा है, ये माय डियर गैमा n प्लस n है। जो गैमा होता है वो फैक्टोरियल से एक कम होता है, यानी कि n का जो फैक्टोरियल होगा दैट इज इक्वल टू n प्लस वन गैमा के बराबर होगा। जो n प्लस वन का फैक्टोरियल होगा वो n गैमा होगा। मतलब ये है कि गैमा की वैल्यू जो होती है वो फैक्टोरियल से कम होती है। अगर हमने ये वैल्यू भी, ये देखें इसमें भी n आ गया, इसमें भी n आ गया, तो इस इक्वेशन में अगर हम ये चीज़ जो है उसको n, ये n के साथ इसको कोरिलेट करा दिया है तो इसको भी समेशन के अंदर हम ले जाते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ इसमें आ गई है। अब जे एन एक्स इज इक्वल टू ये उसको उन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया है और जे एन एक्स इज इक्वल टू एक जनरलाइज रिलेशन जो है जो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म कि जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर आर फैक्टोरियल एन प्लस वन प्लस आर गैमा और एक्स ओवर टू की पावर एन प्लस टू आर। ये हमारे पास जे एन एक्स की एक उस फार्म में हमने उसको कंसाइज फार्म में लिख लिया। अब इसमें अगर आप सीरीज डेवलप करना चाहते हैं, पहले एन की जगह आर को आर तो वेरी करता जाएगा 0 1 2 3 4, फिर हम एन की जगह पर 1 पुट करेंगे तो जे इसकी जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ पर जे 1x हो जाएगा, जे 2x हो सकता है, जे 3x हो सकता है। तो ये देखें ये उन्होंने नीचे बनाया भी है, उसने कहा कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन जे नाट इज x हो जाएगा। अब यहाँ पर r की वैल्यू वेरी करती जाएगी, x की n की वैल्यू हमने 0 फिक्स कर दी, तो ये जो चीज़ करती है वो कहते हैं ये इसके बराबर बन जाता है। अगर j की जगह x n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर j1x, अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम n की जगह पर तो 1 फिक्स कर दिया और r की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास j1x आ जाता है, हमारे पास ये उसका रिलेशन आ जाता है। यूँ हम एक जितनी जी चाहे J1 J2 J3 J4 J5 जितना जी चाहे करते जाते हैं। अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करने से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अगर J नाट है तो ये J1 है। हर जो एक ये देखें, मैं जिस तरह पहले आपसे कहा था कि ये आपके पास जो हार्मोनिक्स हैं उनको कंसीडर करने के लिए ये इस इक्वेशन को, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कि ये एक आपके पास वेव जा रही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव है, ये दूसरी है। हर वेव जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, क्योंकि जहाँ पर ये चीज़ मिनिमम है ये चीज़ मैक्सिमम है। इस तरह अगर हम तीसरा का बनाते तो तीसरा जो था वो फिर यहाँ से नीचे को हो जाता, ये J1 है, ये 0 है, ये J1 है। अगर J2 बनाते तो ये J2 यहाँ से नीचे को यूँ ऊपर जाता, और J4 जो बना J3 होता तो वो यहाँ से शुरू होता नीचे से मैक्सिमम, ये ऊपर से शुरू हो रहा है। हर एक जो चीज़ है वो एक जो बनने वाला जो सॉल्यूशन है वो दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। अब इंशाल्लाह माय डियर ये देखें यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि हम ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट डिस्कशन में करेंगे कि यहाँ पर अगर वो कहते हैं कि ये कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो एक दफ़ा पॉजिटिव एन में है, दूसरी दफ़ा नेगेटिव एन में है, तो ये y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है जे एन एक्स प्लस बी फिर कांस्टेंट है जे माइनस एन एक्स, ये दोनों मिलाकर हमें उसका एक कंप्लीट सोल्यूशन माय डियर मिल जाता है। यूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इस पर गौर करें, कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, तो मैं बताने को तैयार हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।